हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, है ना? क्योंकि इसका 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इतनी ज्यादा मौजूदगी के बावजूद पीने लायक मीठा पानी, जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। अगर हमारी दुनिया पानी से लबालब है, तो फिर हमें हर तरफ से पानी की कमी की खबरें क्यों सुनाई देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये इस विरोधाभास को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ कोलकाता में बाढ़ का पानी है, इतना ज्यादा पानी कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। मतलब एक ही समय पर पानी की भयानक अधिकता भी है और भयानक कमी भी। तो इस जटिल मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इस नीले ग्रह के विरोधाभास को समझेंगे। फिर पानी की कमी का असली मतलब क्या है, वो जानेंगे। इसके बाद हम इस संकट के कारणों की जांच करेंगे, पानी को मैनेज करने के पुराने तरीकों को देखेंगे और आखिर में इसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम सबने स्कूल में वाटर साइकिल यानी जल चक्र के बारे में पढ़ा है ना? कि कैसे पानी भाप बनता है, फिर बादल और फिर बारिश बनकर वापस आ जाता है। ये एक तरह की नेचुरल रिसाइकलिंग है, जो पानी को एक रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुदरत लगातार पानी को साफ कर रही है, तो फिर हम इसकी कमी से क्यों जूझ रहे हैं? और ये पहेली और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम भविष्य के आंकड़ों को देखते हैं। एक अनुमान है कि 2025 तक दुनिया के करीब 2 अरब लोग ऐसी जगहों पर रह रहे होंगे जहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होगी। सोचिए, 2 अरब लोग। ये एक ऐसा नंबर है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। तो पानी की कमी का असली मतलब क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर रेगिस्तान या सूखे की तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पानी की कमी की समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है, और ये उन जगहों पर भी हो सकती है जहां बारिश की कोई कमी नहीं है। देखिए, पानी की कमी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पानी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि किसी जगह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लायक पानी काफ़ी नहीं है। अब ये कमी इसलिए भी हो सकती है कि असल में पानी कम है, या फिर इसलिए कि पानी तो है पर उस तक पहुंचना मुश्किल है, या फिर वो इतना गंदा हो चुका है कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा। इसे समझने के 2 मुख्य पहलू हैं। पहला है मात्रात्मक कमी, मतलब आपके पास पानी की मात्रा ही कम है। इसे एक खाली बैंक अकाउंट समझिए। दूसरा है गुणात्मक कमी, मतलब आपके पास पानी तो शायद बहुत है, लेकिन वो प्रदूषित है, खराब क्वालिटी का है। ये उस बैंक अकाउंट की तरह है जो नकली नोटों से भरा हो। पैसा दिखता तो है, पर आप उसे खर्च नहीं कर सकते। और ये तस्वीर ये गुणात्मक कमी की दर्दनाक हकीकत को दिखाती है। कोलकाता में बाढ़ के बीच ये लड़का पीने के साफ पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी सुरक्षित नहीं है। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे पानी की मौजूदगी के बावजूद उसकी कमी हो सकती है। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में पानी के स्रोत तो भरपूर हों, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कमी हो? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारे कई बड़े शहर इसका जीता जागता सबूत हैं। वो नदियों या झीलों के किनारे बसे हैं, लेकिन खराब मैनेजमेंट और प्रदूषण की वजह से नलों में पानी नहीं आता। तो आखिर इस संकट के पीछे है क्या? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। सच तो ये है कि पानी पर यह दबाव मुख्य रूप से हमारी अपनी गतिविधियों और हमारे विकास के तरीकों की वजह से है। चलिए देखते हैं कि वो कौन-कौन से कारण हैं। असल में ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। हमारी आबादी बढ़ रही है, जिसका सीधा मतलब है कि हमें ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा खाना उगाने के लिए हम खेती में ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारे शहर और इंडस्ट्रीज भी तेजी से फैल रहे हैं, और ये सब एक ही सीमित चीज पर निर्भर हैं, जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम बहुत ही खतरनाक दर से बाहर निकाल रहे हैं। और इन सभी जरूरतों में एक सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, और वो है खेती-बाड़ी। हम जितना भी साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर खाना उगाने में चला जाता है।
ये हमारे घरों या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले पानी से कहीं ज्यादा है। और ये तस्वीर उसी दबाव का नतीजा दिखाती है। शहरों में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लोग और हाउसिंग सोसाइटीज जमीन के नीचे से पानी खींचने के लिए अपने अपने बोरवेल लगा रहे हैं। इससे ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है, जो भविष्य में एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकता है। तो क्या हालात इतने निराशाजनक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी का मैनेजमेंट एक ऐसी चुनौती है जिससे इंसान हजारों सालों से निपटता आया है, और हमारा इतिहास हमें उम्मीद देता है। चलिए कुछ पुराने समाधानों पर नजर डालते हैं। हमारे पूर्वज पानी को सहेजने में कमाल के माहिर थे। पहली सदी ईसा पूर्व में बने बेहतरीन बांधों से लेकर हिमालय में गुल और कुल जैसे छोटे छोटे सिंचाई के तरीकों तक, बंगाल में बाढ़ के पानी को चैनलाइज करने और राजस्थान में छत पर बारिश का पानी जमा करने की शानदार परंपरा तक, हर इलाके ने अपने हिसाब से अनोखे तरीके निकाले थे। और आज हम उसी परंपरा को बड़े पैमाने पर जारी रखे हुए हैं। आज भारत में बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं और बांध हैं जिन्हें एक साथ कई मकसद पूरा करने के लिए बनाया गया है, जैसे सिंचाई, बिजली बनाना और पीने के पानी की सप्लाई करना। तो हमने समस्या को समझ लिया है और समाधानों के इतिहास पर भी नजर डाल ली है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आज हमारी क्या जिम्मेदारी है, और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, जल संरक्षण की चुनौती। ये लाइनें पूरी स्थिति का सार बता देती हैं। हमें अपने पानी के स्रोतों को बचाना और सही ढंग से मैनेज करना ही होगा। और ये सिर्फ हमारी सेहत या खाने की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे जंगलों, नदियों और पूरे प्राकृतिक माहौल को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। सच कहें तो ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। पानी का लगातार बेहिसाब इस्तेमाल और खराब मैनेजमेंट इस कीमती संसाधन को खत्म कर देगा और एक ऐसा इकोलॉजिकल संकट पैदा करेगा जिसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ही निजी सवाल के साथ खत्म करते हैं। पानी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हम में से हर एक के लिए है। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। धन्यवाद।